देखो डालो भाई हेडिंग, आ रहा है ना सही, डालो हेडिंग, डालो हेडिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स अकाउंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स अकाउंट, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स अकाउंट। अब देखो भाई, इनकम टैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में से बोलते हैं आयकर, है ना, आयकर। मतलब अपनी जो व्यक्ति आय पर टैक्स पे करता है वही होता है इनकम टैक्स, है ना। जो व्यक्ति अपनी इनकम पर क्या पे करेगा? टैक्स पे करेगा, उसे ही बोलते हैं इनकम टैक्स। और ये किसको जाएगा? ये जाएगा गवर्नमेंट को, ये जाएगा गवर्नमेंट को। इसमें हिस्सा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, वे दोनों आपस में बांट लेते हैं, है ना। पहले हम ये समझेंगे कि टैक्स कितने टाइप के होते हैं। टैक्स यानी कि कर, टैक्स यानी कि कर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स। पहला जो होता है, पहला होता है डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, जो डायरेक्टली ही व्यक्ति पर लगता है, जो डायरेक्टली ही किसी इंडिविजुअल पर्सन पे लगता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। सही आ रहा है बिल्कुल? चलो। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो जो लगेगा तो व्यक्ति पे ही, लगेगा तो व्यक्ति पे ही, पर इनडायरेक्टली लगेगा। अब जैसे देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, डायरेक्ट टैक्स में आता है तुम्हारा इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा आता है तुम्हारा? इनकम टैक्स। दूसरा आता है तुम्हारा वेल्थ टैक्स। कौन सा? वेल्थ टैक्स। और तीसरा आता है तुम्हारा गिफ्ट टैक्स। और चौथा आता है तुम्हारा स्टेट ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी। अब पहले ये समझो तुम, इनकम टैक्स तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा ही, वो तो तुम समझ ही जाओगे सारा। इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं, हम पांचों हेडों की इनकम पूरी की पूरी कर लेंगे अपनी पूरी। पहला क्या होता है? सैलरी। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, PGBP। चौथा होता है कैपिटल गेन। और पांचवा होता है अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब इनकम टैक्स जो है ना वो पूरा पंजा है एक टाइप से। सैलरी हो गई, हाउस प्रॉपर्टी हो गई, व्यक्ति यदि सैलरी से कमा रहा है तो कहीं नौकरी करके कमाएगा। हाउस प्रॉपर्टी से मतलब किराए पर देकर कमाएगा, बिल्कुल सही बात है ना। और तीसरा होता है PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेसमैनों को भी लगा दिया इन्होंने, और प्रोफेशनल जैसे टीचर हो गए, है ना, और तुम्हारे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इनको लगा दिया। तो ये इनको भी पकड़ लिया। चौथा हो गया तुम्हारा, क्या बताया था अभी? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। यदि मैंने कोई एसेट्स बेच के अपनी और फिर पैसा कमा लिया तो वो भी इसके अंदर आ गया। और लास्ट में आ गया अदर सोर्सेज, जितना बचा कुचा सारा वो भी आ गया। तो 5 हेडों से मिलके बनता है तुम्हारा पूरा का पूरा इनकम टैक्स, है ना। वो तो हम करेंगे ही। क्या होता है इसके अंदर? 5 हेड आते हैं पूरे, तुम समझ गए। अगला होता है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स जो असेट्स पे लगता है, वेल्थ टैक्स, है ना। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स और स्टेट ड्यूटी। वेल्थ टैक्स जो है वो हमारी असेट्स पे लगता है। वो हमारी किस पे लगता है? संपत्ति पे लगता है, एसेट्स पे लगता है। जैसे हम कोई एसेट्स बेचते हैं या कोई एसेट्स खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। तीसरा होता है गिफ्ट टैक्स। यदि हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, यदि हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है। जैसे मान लो अभी कोई स्टूडेंट है, उसे पढ़ाया, बढ़िया करा सब कुछ, अब उसकी नौकरी लग गई, बढ़िया। तो उस स्टूडेंट ने क्या करा? मुझे कार गिफ्ट कर दी। वैसे पता नहीं करेगा कोई या नहीं, लेकिन कर दी, कार गिफ्ट कर दी।
सही है ना। अब सोचो, कार गिफ्ट करी, मेरे लिए उसकी कॉस्ट क्या है, 0। मेरे लिए उसकी कॉस्ट क्या हो गई, 0। मुझे तो कुछ नहीं, मुझे तो कुछ देना ही नहीं है ना। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि तुम्हें गिफ्ट मिला तो तुम्हारी क्या है, इनकम। तुम्हारी क्या है, इनकम। मतलब तुम खुश हो भाई, गिफ्ट मिलेगा तो व्यक्ति खुशी होएगा, है ना। चाहे 10 रुपये वाला किसी ने पेन नहीं क्यों ना दिया, उसमें भी खुशी सी होएगी, हाँ भाई गिफ्ट मिला, है ना। तो वो क्या है, तुम्हारी इनकम का पार्ट है। तो गवर्नमेंट ने कहा, सरकार ने कहा मतलब कि भैया इस पर भी तुम्हें क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो वो होता है गिफ्ट टैक्स। वो क्या होता है, गिफ्ट टैक्स। अभी लिखो मैं सब कुछ लिखूंगा, टेंशन लो मत, पेन को डाल दो साइड में, एक एक चीज़ लिखूंगा बारीकी से बिल्कुल। चौथा होता है स्टेट ड्यूटी। स्टेट ड्यूटी क्या होता है, स्टेट ड्यूटी होता है कि अभी मान लो किसी व्यक्ति की डेथ हो गई और उसके लीगल हेयर्स को, मतलब उसका जो वारिस होगा, नॉमिनी होगा, वारिस होगा, हाँ वारिस को असेट्स मिलेगी, है ना, असेट्स मिलेगी। मान लो किसी की क्या नाम है, बहुत ज़मीन है, 10,000 बीघे ज़मीन है, ये मान लो 10,000 बीघे ज़मीन है, और वो आदमी मर गया, भाई इंसान आया तो जाएगा तो है ना। ये तो अटल सत्य है, गीता की वाणी है। कृष्ण जी ने जो कह दिया वो तो बोली, वो तो होना ही होना है। तो उस व्यक्ति की तो डेथ हो गई, अब उस व्यक्ति के बच्चों को या उस व्यक्ति के बच्चों के बच्चों को जो असेट्स ट्रांसफ़र होगी, भाई ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगी असेट्स, तो उसमें कोई कहने वाली बात तो है नहीं। पहले दादा के पास, फिर उनके बच्चे के पास, फिर उनके बच्चे के पास, फिर उनके बच्चे के पास, ऐसी ट्रांसफ़र होती चली जाएगी। तो सरकार ने इस पर भी क्या लगाना स्टार्ट कर दिया, टैक्स। इस पर भी टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, उसे बोलते हैं स्टेट ड्यूटी। लेकिन ये कुछ टाइम बाद ही हट गई, ये कुछ टाइम बाद जो है वो हट गई। गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि भाई असेट्स तो उन्हीं की थी, यदि एक घर के व्यक्ति के पास से असेट्स दूसरे घर के व्यक्ति पे जा रही है तो वो क्या है, वो इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो फिर ये सरकार ने तरस खा के हटा दिया, सरकार ने उसे क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ से। क्या वो हो गया तुम्हारा, बस तो और कल करेंगे, ठीक है, हैं रख के चले जाओ, वो मैं कल लगा दूँगा। फिर देखो, अच्छा डायरेक्ट टैक्स तो समझ में आया। अच्छा ये तो मैंने बताया डायरेक्ट टैक्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, इन्हें छोड़ो अब तुम पहले ये समझो कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो मैंने अपनी इनकम कमाई और मेरे ऊपर ही लग रहा है डायरेक्टली मतलब जमा करने भी मैं ही जाऊँगा, टैक्स को जमा करने भी जलीकोटी के सामने भी मैं ही जाऊँगा। हमारे जो है जो टैक्स जमा होता है वो आयकर विभाग है जलीकोटी में, है ना, जलीकोटी के सामने वहीं चौपले पे वहीं जमा होता है ना। तो सीधा जलीकोटी पहुंच जाना टैक्स जब जमा करना हो। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो मेरी इनकम है और मेरी इनकम पे ही टैक्स लग रहा है, मुझे ही क्या करना है, पे करना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो लगना तो मेरे ऊपर ही है, देऊंगा भी मैं ही, जेब से भी मेरी निकलेगा, पर मैं देने नहीं जाने का, कोई और देने जाएगा, उसे बोलते हैं टैक्स की शिफ्टिंग। तो डायरेक्ट में जो व्यक्ति, जो पर्सन है, जिस व्यक्ति की इनकम है वही टैक्स जमा करने जाएगा, और इनडायरेक्ट में टैक्स हो जाता है शिफ्ट। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, देखो तुम्हें। अब डायरेक्ट में मैंने सपोज करो पूरे साल में मैंने 10 लाख रुपए कमाए, तो मैं उसके हिसाब से टैक्स पे कर दूंगा सरकार को। अब इनडायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट में मान लो मैं पिक्चर देखने गया, 200 रुपये की टिकट बताई उसने, मैंने कहा भाई 200 रुपये की टिकट नहीं, तू मुझे ये बता टैक्स के बिना कितने रुपए की है, मैं तुझे टैक्स की रसीद ला कर दे रहा हूँ अभी के अभी, मैं ही जमा कर आऊँगा ईमानदारी से टैक्स। तो उसने ये कहा कि भैया 200 रुपये का 60%, 6 दूनी 12, 120 रुपये का तो हो गया टैक्स और 80 रुपये का हो गया हमारी कॉस्ट। तो 120 रुपये का टैक्स की स्लिप ला कर दिखा दो और तुम्हें टिकट 80 रुपये की मिल जाएगी। इन सिनेमा हॉलों में इनमें हाई रेट ऑफ टैक्स लगता है, 60%, 50%, इस हिसाब से इनमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है।
तो सिस्टम क्या हुआ कि मैंने टैक्स वो उसको नहीं दिया, उसको टैक्स नहीं दिया और सीधा जलीगोटी पहुंचा, फटाफट ऑटो में बैठा और जलीगोटी पहुंचा और वहाँ 120 रुपये का टैक्स जमा करा और स्लिप कटवाई और फिर सिनेमा हॉल वाले को दिया कि ला भाई टिकट दे दे। सिनेमा हॉल वाला ने ये कहा कि अब की दूँ या कल की दूँ, क्योंकि शो तो पूरा ख़त्म हो चुका था भाई, आने और जाने में पिक्चर तो ख़त्म ही हो जाएगी, है ना। तो फिर तो सब बेकार हो गया, हो गया नहीं हो गया। इसी के चक्कर में ही इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना वो पे करना पड़ता है सेलर को हमेशा। वो किसको पे करना पड़ता है? सेलर को। तो कंज्यूमर इससे बच जाता है, कंज्यूमर टैक्स का क्या कर देता है? शिफ्ट। अब मान लो तुम्हें भूख लग रही है, तुम दुकान पे गए, पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट लिया 2 रुपये वाला, है ना, और उस पर भी तो लिखा होगा इंक्लूसिव ऑल ऑफ टैक्सेस। तो तुम लोग कह लो मैं नहीं दे लेंगा 2 रुपये, मैं तो कुछ कम दूंगा, और इसमें जितना भी टैक्स है वो मैं जलीगोटी पर भी जमा करके आ रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो पहले तुम टैक्स जमा करके आओगे, इतने में पता लग रहा रास्ते में तुम्हारा दम वम निकल गया, क्योंकि भूख तो वैसी लग रही थी इतनी तेज, हैं, वैसी दम वम सूख गया। तो इसी वजह से इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दिया जाता है? शिफ्ट कर दिया जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स में मैंने तुम्हें बताए कौन कौन सा टैक्स होता है। एक तो होता है इनकम टैक्स, फिर वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स और स्टेट ड्यूटी। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब से 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आया तब से उसने क्या कर दिया? सारा का सारा सब खत्म कर दिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्स हो सकते हैं, जैसे वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स नहीं भरते वही रोड टैक्स, और दूसरा है एंटरटेनमेंट टैक्स, है ना। स्पेलिंग देख लेना, सुनते रहना, है ना, कोई गलती हो जाए तो मुझे मत बताना। देखो, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, रोड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, और भी बहुत सारे टैक्स हैं। हंसने रोने तक पे भी टैक्स है, हंसने रोने तक पे भी टैक्स है, हर चीज़ पर टैक्स है। और बताओ, और सोचो, और किस किस चीज़ पर हो सकता है, बोलो। सेल्स टैक्स, वेट है ना, CST है ना, सेंट्रल सर्विस टैक्स, CST। ऐसे ही बहुत सारे टैक्स हैं, ऐसे क्या है, बहुत सारे टैक्स हैं। कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई तो दे रहा। देखो, वेट तक तो दिखाई दे रहा है ना, वेट के बाद में CST और CST के बाद में एक्सेट्रा, बहुत सारे टैक्स हैं। तो इन सब टैक्सों को जो है कौन खा गया? GST। जी बोले तो गुड्स, S मतलब, T मतलब टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। और ये कब आया था? ये आया था 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को ये GST जो है वो आ गया था और इन सारे के सारे टैक्सों को खा गया। सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो हो गए वो हो गए खत्म। अब फिर क्या लगने लगा? केवल और केवल GST लगने लगा। ओनली GST ही पे करेगा व्यक्ति। अच्छा, अब एक बात ये है, तुम्हारे मन में ये सवाल आ सकता है कि GST में इनमें से कोई सा टैक्स नहीं आया तो? आएगा, हर एक आएगा। देखो, जी गुड्स में सेल्स टैक्स आ गया, वेट आ गया, और तुम्हारा S सर्विस में जितनी सर्विस मिलनी है। अब वाटर, सरकार काय का पानी बना रही है? जो पानी गंगा जी से आ रहा है वही हमें मिल रहा है। तो लेकिन सरकार हमें पहुँचाने तक का वो टैक्स ले रही है, जो सरकार ने अपनी पाइपलाइन बिछा रखी है, वरना पानी तो फ्री का है भाई। पानी पर टैक्स क्यों दें? वो तो फ्री का है, तो उस पर टैक्स क्यों दे रहे हैं? ये भाई तुम लोगों ने दिमाग लगा के एक बात सोची होगी कभी तो, कि घर अपना, पानी अपना,
पानी आ रहा है बाहर से, फिर भी टैक्स सरकार को दे, क्यों दे? हाउस टैक्स आवे, क्यों भरे भाई? हाउस टैक्स क्यों भरे? घर अपना, सब कुछ अपना, फिर भी हाउस टैक्स भरो। इसका रीज़न ये है कि घर अपना, सब कुछ अपना, लेकिन जो बाहर रोडें हैं वो तो अपनी नहीं है, वो किसने बनाई? सरकार ने। इसी वजह से सरकार हमसे हाउस टैक्स लेती है। तो क्या दी? सर्विस। तो सर्विस पे क्या लगा? सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर सब कुछ आ गया, सारे के सारे टैक्स इसके अंदर आ गए, जो तुम्हारे गुड्स पे लग रहे हैं या तुम्हारे सर्विस पर, सेल पर लग रहा है, परचेज पे लग रहा है, सारे टैक्स इसके अंदर आ गए। तो अब केवल जीएसटी ही लगता है। अच्छा, वैट क्या होता है? वैट होता है तुम्हारा वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ लो, वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब क्या है? वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब है इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। सेल पर जो लगता है वो लगता है आउटपुट टैक्स, और परचेज पर जो लगता है वो लगता है इनपुट टैक्स। सेल, देखो सेल के इशारे से समझो, सेल गुड्स जा रहा है तो क्या है? आउटपुट। और परचेज के टाइम में आ रहा है तो क्या है? इनपुट। इन आउट, समझ गए? ऐसा याद भी रख सकते हो। तो जो लग रहा है सेल पर वो होता है आउटपुट टैक्स, और जो लग रहा है परचेज पर वो होता है इनपुट टैक्स। तो वैट के हिसाब से कैलकुलेशन करके तब जाके गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना पड़ता है। अब जैसे मैंने कोई गुड्स बेच दिया और उस पर मैंने 1500 रुपये का टैक्स कंज्यूमर से ले लिया, है ना? और मैंने जब वो गुड्स खरीदा तो होगा, वो ये तो नहीं मुझे फ्री से ऊपर से मिल गया। तो जब मैंने उसे ख़रीदा था तब मैंने उस पर 800 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट को दिया था, इनपुट वाला। तो 1500 का तो मैंने दूसरे से लिया, 800 का मैं अपनी जेब से सरकार को दे चुका, बचा कितना? वो देना बाकी है। वही होता है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि टैक्स पर जो टैक्स लगे, है ना, जो टैक्स पे टैक्स लग रहा है वो न लगने दे, वो न लगने दे। वरना तो सरकार के पास में जो मैंने इनपुट टैक्स दिया 800 रुपये वो पहुँच जाएंगे, और 1500 रुपये सरकार और मांग लेगी। तो भाई टोटल गुड्स पे टैक्स कितने का है? 1500, उसमें 800 का मैं सरकार को दे चुका, तो बचा कितना? 700 रुपये का टैक्स और चला जाएगा। तो वहाँ यूज़ होता है वैट का, वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है ना? एक तो तुम ये नोट करो, दोनों बात समझ में आ गई? इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है और डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स वो जो मेरी इनकम मुझे पे करना है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो जो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? टैक्स मुझे पे तो करना है बट दे के कोई दूसरा जना आएगा, है ना? ये चीज़ तो तुम नोट करो। इतना उतार रहे हो, इसे वो कर दो, शीतल पोज कर दो। अब वही देखो, अब तुम लोग इस डायरेक्ट टैक्स की लिखो डेफिनेशन, जस्ट इसके नीचे, ऐसे तो उतारा पूरा, उसी के नीचे इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर इनडायरेक्ट टैक्स की बोल रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन लिखो, बोल रहा हूँ। टैक्स विच चार्ज directly from a person, taxes which charged directly from a person who earn an income, जिसने इनकम कमाई है उसी पे ही टैक्स लगे, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स।
गवर्नमेंट दो टाइप के टैक्स कलेक्ट करती है, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स रख लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स रख लेती है स्टेट गवर्नमेंट। ये भी ध्यान रखना, ये थ्योरी में लिख सकते हो तुम। अब जो मैं तुम लोगों को बातें बताऊंगा ये सारी मैं तुम्हें थ्योरी ही याद कराऊंगा इसकी, और इसी की हेल्प से तो होंगे हमारे एक से एक बड़े खतरनाक से खतरनाक न्यूमेरिकल, और इसी की हेल्प से तुम्हारी होगी सारी की सारी थ्योरी। अच्छा ये लिखा। अब इनडायरेक्ट की लिखो। टैक्स विच चार्ज फ्रॉम अ पर्सन, टैक्स विच चार्ज from a person, tax which charge from a person who collect tax from another person, who collect tax from another person, who collect tax from another person, अनोदर पर्सन। यहाँ तक का दिख रहा है पूरा प्रॉपर, पर्सन तक का, यहाँ तक का नहीं दिख रहा, दिख रहा है पूरा, चलो दिख रहा है तो ठीक है। टैक्स विच चार्ज डायरेक्टली फ्रॉम अ पर्सन हु अर्न एन इनकम, जो व्यक्ति इनकम कमा रहा है डायरेक्टली गवर्नमेंट उसी पे ही टैक्स चार्ज कर रही है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स विच चार्ज फ्रॉम अ पर्सन हु कलेक्ट टैक्स, जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है ना, फ्रॉम अनदर पर्सन, उस पर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक इमेज बनाता हूँ, देखो एक दुकानदार है ना, ये है किराना की स्टोर वाला, काउंटर है इसका, है ना, ये इसकी गर्दन है, बाकी इसका शरीर नीचे को है, काउंटर के पीछे है ना। ये एक आदमी आया है लंबे पैरों वाला एकदम उसके सामने, ठीक है ना, ये दो पैर हैं उसके, फर्स्ट क्लास एकदम, ये गर्दन है उसकी। इसने से सामान खरीद लिया, ठीक है ना, इसने से क्या कर लिया, सामान खरीद लिया। इसने सामान खरीद लिया 500 रुपये का, और उस पर टैक्स जो है वो तुम्हारा 12% GST लगा देते हैं, 12 पंजे 60, ये आ गया तुम्हारा कितना रुपये, 60 रुपये। अब 60 रुपये का इसने टैक्स भी तो दिया, इस लंबे वाले व्यक्ति ने टैक्स दिया, किसको, इस काउंटर के पीछे वाले व्यक्ति, क्योंकि दुकान योरी ना, दिख गई दुकान तो योरी, इसे टैक्स दिया। अब इस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि 60 रुपये के टैक्स का पेमेंट करे, किसको, गवर्नमेंट को, कि भाई गवर्नमेंट को टैक्स पे करके आना है, ठीक है ना। ये किसकी जिम्मेदारी है, ये उस दुकानदार की जिम्मेदारी है, जो उसने टैक्स किससे कलेक्ट करा है, कंज्यूमर से। तो फ्रॉम अनोदर पर्सन, वो अनोदर पर्सन कौन है, दैट इज कंज्यूमर, कंज्यूमर है ना, दैट इज कंज्यूमर, वो व्यक्ति जो गुड्स खरीद रहा है, कंज्यूमर यानी कि हम लोग, ठीक है ना। यहाँ तक कोई समस्या, कोई तकलीफ है तो बताओ। इनडायरेक्ट टैक्स कौन लेगा, इनडायरेक्ट टैक्स भी गवर्नमेंट ही लेगी, पर डायरेक्ट टैक्स तो कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब रखती है ये अपने पास, रखती है, ठीक है भाई। अब अगला, अब हम लिखते हैं, अब अगली हेडिंग डालो इसमें, बॉडी ऑफ इनकम टैक्स। ये तुमने नोट कर लिया सारा, ये तो हो गया सारा। अब थोड़ी सी कुछ बातें कर लें इनकम टैक्स के बारे में। इंपॉर्टेंट नोट्स के नाम से लिख लो। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, इनकम टैक्स एक्ट कौन सा लगता है, इनकम टैक्स जो एक्ट है, मतलब जो तुम्हारा एक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में पता है, धारा, है ना, धारा 302 के तहत तुम्हें फांसी दी जाती है,
पिक्चरों में तो ऐसी हो आओ देखो, इनडायरेक्ट टैक्स एक्ट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स एक्ट 1961 इनडायरेक्ट टैक्स एक्ट कर रहा हूँ, सॉरी, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट कब लागू हुआ था? 1961 में लागू हुआ था, है ना। और ये हर जगह लागू होता है, बट एक जगह लागू नहीं होता, जम्मू एंड कश्मीर में। वहाँ पर उनका एक अलग ही प्रावधान है, उनका एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। तो ये कब लगा था? ये जो तुम्हारा स्टार्ट हुआ था, जो कमेंसमेंट हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट कब से हुआ था? 1 अप्रैल 1961 में, 1 अप्रैल 1961 में। और जब इसके रूल बने थे, भाई पहले तो कोई चीज़ जो है वो स्टार्ट की जाती है, शुरुआत की जाती है किसी चीज़ की। तो इनकम टैक्स आया कब? कमेंसमेंट, यहाँ चाहे कि स्टार्ट की जगह लिख लेना कमेंसमेंट, ठीक है ना। कमेंसमेंट, COMMENCEMENT, स्टार्ट की जगह कमेंसमेंट भी लिख सकते हो। कमेंसमेंट यानी कि जब उसकी शुरुआत हुई, तो कब हुई? 1 अप्रैल 1961 में। अब फिर कोई चीज़ आएगी तो उसके क्या बनेंगे? रूल बनेंगे। जब इनकम टैक्स एक्ट आया था तो इतना सा था, इतनी सी बुक थी। आज तुम्हारी बुक ये 2-2.5 इंची की इतनी मोटी बुक है नहीं है? तो देखो कितना ज़्यादा मतलब इसमें वो हुआ है, बिल्डअप हुआ है जब से लेकर अब तक। अगला जो इसके जो रूल जो बने वो बने 1962 में। अगले साल इसके क्या बन गए? रूल्स बने इसके। इनकम टैक्स रूल्स लिखना, चाहे पूरा लिख लो। इनकम टैक्स रूल्स जो बने वो 1962 में। अच्छा, अब ये जो रूल्स बनने हैं या कुछ भी होना है, इनका नोटिफिकेशन कौन करेगा? नोटिफिकेशन कौन देगा? ये देता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। CBDT ये नोटिफिकेशन देता है कि भैया आज से ये होगा, आज से ये होगा। नोटिफिकेशन का मतलब तुम समझते ही हो, नोटिफिकेशन। सर्कुलर क्लैरिफिकेशन स्टार्ट वो करना, सर्कुलर देना कि भाई इसका मतलब ये मत समझना, इसका मतलब ये मत समझना, उन्हें सर्कुलर बोलते हैं, है ना। अच्छा जी, और इसमें काम वही लिखूंगा जो काम की बातें हैं। अच्छा, बजट कब आता है? बजट 1 अप्रैल को आता है बजट, 1 मार्च को आता है बजट हमेशा आता है 1 फरवरी को। पहले आता था लास्ट डे ऑफ फरवरी को, अब आता है फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को, यानी कि 1 फरवरी को आता है, 1 फरवरी को आता है बजट, ठीक है ना। एनुअल फाइनेंस एक्ट भी बोलते हैं बजट को, इसका नाम दूसरा लिख लो, ANNUAL, एनुअल फाइनेंस एक्ट। हर साल फाइनेंस की एक अलग क्या आ जाती है? एक्ट आ जाता है, एक कानून आ जाता है। हर बार इसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है ना। इस इनकम टैक्स के अंदर अब तुम ये भी सोच सकते हो कि यार इसके अंदर कितनी धाराएं हैं, टोटल धाराएं तो होंगी ना। तो यहाँ पर जो टोटल सेक्शन है, जो टोटल सेक्शन है, वो टोटल जो एक्ट है, जो धाराएं हैं, वो 298 धाराएं हैं, 298 धाराएं हैं टोटल। जो तुम्हारा एक्ट नहीं, सॉरी मैंने पहले से ही लिखा था, सेक्शन लिखोगे, ठीक है ना। टोटल कितने सेक्शन है भाई? एक्ट तो पूरा का पूरा हो गया, जो एक सेक्शन होगा बंच है उसे बोलते हैं एक्ट, है ना। जैसे इनकम टैक्स एक्ट, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कितने सेक्शनों में बटा हुआ है? ये 298 सेक्शनों में बटा हुआ है ना।
298 सेक्शनों में ये बटा हुआ है। अच्छा जी, अब तुम लोग ये सोचोगे कि इनकम टैक्स जमा करने के लिए क्या लगता है, तो भाई इनकम टैक्स जमा करने के लिए ये लगता है पैन कार्ड। इनकम टैक्स जमा करने के लिए क्या लगता है? पैन कार्ड। पैन कार्ड का नंबर जो होता है वही एक टाइप से हमारे इनकम टैक्स का अकाउंट नंबर की तरह होता है। जैसे मेरा पैन कार्ड का नंबर है CACPG4651H। इसमें हमारे जो नाम का लेटर होता है, जो नाम का मतलब सेकंड नेम का, सेकंड नेम कौन सा होता है? कास्ट, वो 5वां होता है हमेशा, 1 2 3 4 5। G फॉर गुप्ता, मेरा नाम क्या? अभिषेक गुप्ता, तो 5वां लेटर हमेशा कास्ट का होता है। ये बात भी ध्यान रखनी होती है कि इसमें 5वां लेटर कास्ट का होता है। थ्योरिकल पोर्शन में लिख सकते हो तो, ठीक है ना। तो ये लगता है तुम्हारा टैक्स को जमा करने के लिए। टैक्स को जमा करने के लिए क्या लगता है? पैन कार्ड लगता है। पैन कार्ड बनवाने का मतलब ये नहीं है कि तुम टैक्स जमा करते ही हो। ज़रूरी नहीं है कि तुमने पैन कार्ड बनवा लिया तो यार अब तो टैक्स लगेगा मेरे ऊपर, ऐसा नहीं है। अभी मैं लिखवाऊंगा कि किस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है ना। किस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगेगा, किसकी कितनी इनकम होनी चाहिए टैक्स जमा करने के लिए, वो भी चीज़ हम लिखेंगे। बेसिक क्लास हमारी 2 होगी, एक आज होगी और एक हमारी होगी कल, ठीक है ना। फिर हम परसों से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, ठीक है ना। तो इसके अंदर अब तुम लिखो, अब इसके अंदर और तुम लोग लिखो, मैं बताता हूँ इसके अंदर। ये तो हो गया सारा नोट। आओ देखो, समझ में तो आ गया सारा। इनकम टैक्स एक्ट कब आया? 1961 में। फिर ये तुम्हारा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से 1961 में। रूल बने 1962 में, है ना। और इसका नोटिफिकेशन, इसका देख रेख सब कुछ कौन करता है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। CBDT इसकी केयर का करता है पूरी, नोटिफिकेशन, सर्कुलर वगैरह जो भी कुछ करना है वो सब इसका पूरी देख रेख इसकी हाथ में होती है, ठीक है ना। और बजट कब पेश होता है? 1 फरवरी को पेश होता है हमेशा, ठीक है ना। और जिसे एनुअल फाइनेंस एक्ट भी बोलते हैं। और जस्ट उससे अगले दिन ही रेलवे बजट आ जाता है, जस्ट उससे अगले दिन ही रेलवे बजट आ जाता है। अब देखो, जिसने बेसिक ढंग से कर लिया उसे शुरू से लेकर लास्ट तक किसी भी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आने की, बस बेसिक ढंग से होना चाहिए। अब देखो, इनकम टैक्स के अब रेट समझते हैं कि कितनी इनकम पर कितना टैक्स लगेगा, ठीक है ना। फिर आज हम इतना ही बस करेंगे, इसके बाद में कल करेंगे। तो यहाँ पे लिखो इनकम टैक्स रेट्स, जो इनकम टैक्स के रेट है ना। ये पहला, जो एज व्यक्ति की, जो इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उसकी एज 60 से क्या है? कम। एज बिलो 60 ईयर्स, 60 साल से कम वाले व्यक्तियों के लिए, है ना, जो मतलब हैं, है ना। अब तो खैर पता नहीं लोग बागों की उम्र का कि 40 में भी चला जाए और चल जाने को तो 10 साल की उम्र में भी चला जाए, लेकिन कोई बात नहीं, गया ना गया, पर जब तक है कमा रहा है टैक्स तो देगा, सरकार को टैक्स तो देना ही पड़ेगा। सरकार ने तो मुस्कुराने तक तो भी टैक्स लगा रखा है, एंटरटेनमेंट टैक्स। भाई इंसान मुस्कुराएगा, कैसे मुस्कुराएगा बताओ? जब कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट होगा। यदि इंसान यूट्यूब पर पिक्चर भी देख रहा है और उसको वो तब भी मुस्कुरा रहा है, उसका एंटरटेनमेंट हो रहा है, तब भी उसने मुकेश अंबानी को रिचार्ज तो किया ही होगा, पैसे तो दिए ही हैं, समझ रहे हो ना। तो उस पर भी क्या था? उस पर भी इनडायरेक्ट टैक्स तो था ही। भाई जो 399, 699, 599 का जो रिचार्ज हो रहा है वो भी तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस था। तो देखो, जिस व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख तक है, अप टू 2,50,000 तक, उस पर कोई टैक्स
नहीं, ठीक है ना, उस पर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, जिसकी इनकम 2.5 लाख 1 रुपये से, मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक की इनकम है, उस पर लगता है 10% टैक्स, 5% टैक्स। उस पर कितना लगेगा? 5% टैक्स, उस पर 5% टैक्स। जिसकी इनकम 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक है, उस पर टैक्स लगेगा 10% टैक्स। उस पर कितना है? 10%। 10% नहीं है, 20% है टैक्स, चेंज हो गया रेट। कितना है? 20% टैक्स। तो 2.5 लाख से 2.5 लाख तक पर कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक पर 5% है, और 5 लाख से 10 लाख तक पर 20% है। और यदि अबाउ 10 लाख है, इनकम क्या है 10 लाख से ज़्यादा, तो उस पर कितना टैक्स है? 30 लाख रुपये। उस पर कितना टैक्स है? 30 लाख रुपये। तो यदि मान लो, सपोज करो मैं 12 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो कैसे टैक्स लगेगा मेरे पे? 2.5 लाख तक पर तो मेरे पे कुछ टैक्स नहीं लगने का। तो 12 में से 2.5 गए, बचे कितने? 12 में से 2.5 गए, 9.5 लाख बचे। अब 9.5 लाख में मेरी जो इनकम ये 2.5 लाख से 5 लाख तक की है, मतलब 2.5 लाख रुपए पर तो 5% लग जाएगा। उसमें से 2.5 लाख फिर घटा दो, 9.5 में से 2.5 लाख घटा दो, कितने बचे? 7 लाख। फिर जो मेरी बीच का जो गैप है 5 लाख तक पर इनकम पे टैक्स लगेगा 20%, और फिर जो बची उस पर लगेगा 30%। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ इसे तुम्हें। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी की इनकम कितनी है? 12 लाख। तो भैया उसका 2.5 लाख तक पर तो टैक्स कुछ भी नहीं है। कितना है? 0। और 2.5 लाख से 5 लाख तक पर, यानी कि अगले जो 2.5 लाख है उसके, उस पर कितना टैक्स है? 5%। तो 25 पंजे 125, यानी कि 12,500। समझे कि नहीं? अगला 5 लाख से 10 लाख तक पर, यानी कि 5 लाख रुपए जो हो गए अगले, यहाँ से आते 5 लाख ही तो बैठे, इस पर कितना टैक्स है? 10%। हाँ सॉरी 20%। अरे मुझे कई सालों के जो है ना वो रेट याद है, तो इधर उधर हो ही जावे। 20%, तो 5 दूनी 1 लाख, तो उस पर 1 लाख रुपए का टैक्स। इसके बाद में अब इनकम कितनी पूरी हो गई? 5 और 5 10 लाख हो गई पूरी। बचे कितने मेरे? 2 लाख बचे। 2 लाख 10 लाख पे मैं टैक्स दे चुका, अभी मेरे 2 लाख बचे। और 2 लाख तक पर कितना टैक्स है? 30%, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 60,000 रुपये, यानी कि 60,000 रुपये। तो टोटल कितना टैक्स जाएगा? 1,60,000 और तुम्हारा 60 70 72, 1,72,500। यानी कि आज के टाइम में यदि कोई व्यक्ति 12 लाख रुपए साल कमा रहा है तो 1,72,500 रुपये का तो सरकार को क्या दे रहा है? टैक्स। वो भी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो अलग से दे रहा होगा। ठीक है ना? ये है हाल। सरकार ने यहाँ कम करा और यहाँ बढ़ा दिया तुमने। तो जिन व्यक्तियों की एज 60 साल से कम की है, अच्छा 60 साल से ऊपर और 80 साल से बीच वाले की, उनमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से 5 लाख तक पर 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक पर 20% है, और फिर सीधा उस पर 30% है। यानी कि अगला, जिनकी एज क्या है? जिनकी एज 60 to 80 ईयर के दायरे में, मतलब 60 से तो बड़े हैं पर 80 से कम, तो उन पर अप टू 3 लाख, 3 लाख तक सरकार ने कह दिया माफ। फिर 3 लाख 1 रुपये से 5 लाख पर सरकार ने लगा दिया 5%, और उसके बाद का इससे ज़्यादा कमाओगे तो 10 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक उस पर है वही अपना पूरा 20%, और 10 लाख से अबव पर कितना है? 30% टैक्स। कितना है? 30% टैक्स। ठीक है?
अच्छा, यदि इंसान इतना इससे भी ज़्यादा जी गया तो, और अभी भी कमा रहा हो, वो देखा है MDH कंपनी का मालिक, चलो था तो पर कितना बुढ़ा होकर मरा है नहीं है। और उसने अपना ऐड भी खुद ही करा अपनी कंपनी का, बताओ, है ना। गाड़ी भी उसके पास ऐसी ज़बरदस्त थी, रोल्स रॉयस, हैं, बताओ, सबसे महंगी गाड़ियों में आती है वो गाड़ी। मैं वही तो कह रहा हूँ। एट्टी एंड अबाउ 80 साल से ऊपर की उम्र वालों का क्या, 80 साल से ऊपर की उम्र वालों पर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख तक मौज लो तुम। भाई अब तक कमा रहे हैं, इतना टैक्स भर दिया सरकार को, तो थोड़ा और फायदा मुड्ढों को मिलना चाहिए फायदा। देखो, बुढ़ा मत बोलना, दादाजी बोलना। देखो भाई, अप टू 5 लाख तक पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 5 लाख से 10 लाख तक पर वही है, सीधा 10% टैक्स है, 20% टैक्स है, वही, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और 10 लाख से अबाव पर सीधा कितना है, 30% टैक्स है। यानी कि 2.5 लाख तक पर कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक पर 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख तक पर 20% टैक्स, और 10 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स। ऐसे ही इनका, ठीक है ना। अब तुम लोग ये कहोगे कि हमें याद रखने हैं, ये तुम्हें याद इनमें से कुछ नहीं रखने, इनमें से तुम्हें कुछ याद नहीं रखना, कुछ ही याद नहीं रखना, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हें इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं करना, टैक्सेबल लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तुम्हें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है इनकम की, कितना टैक्स, कितने पर टैक्स, वो कैलकुलेट करना है तुम्हें, ठीक है ना। तो रेट तो खैर हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में लिखने के लिए आ जाते हैं थ्योरी में ये, तो इनको तुम नोट करो पहले तरीके से, एकदम करो फटाफट जल्दी से। अच्छा, क्वेश्चन यदि ये आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि इनकम टैक्स सबसे पहले कब आया था, फर्स्ट टाइम कब आया था इनकम टैक्स, तो ये आया था 1860 में, 1860 में आया था। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड जो हुआ था इनकम टैक्स, वो 1860 में आया था, 1860 में जब पहली बार आया था, 1860। हाँ, ये एनुअल इनकम ही है। और तुम कितने साल की समझ रहे हो इसे, रोज की, महीने की, ये महीने की इनकम है। 12 लाख रुपए महीना कौन कमाएगा भाई तुम्हारे घर में, है कोई 12 लाख रुपए महीना कमाने वाला। तो फिर ये नॉर्मल व्यक्ति की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, अंबानी की इनकम कैलकुलेट थोड़ा कर रहे हैं। तो बताओ फिर, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, तो बस, तो फिर इसमें हम आगे का काम जो है वो करेंगे कल, ठीक है ना। इसी के अंदर ये तुम्हारी रही इसकी इंट्रोडक्शन की पहली वाली क्लास। अब इसकी एक क्लास हम कल को और लेंगे, और उसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद में सीधा हम करेंगे रेजिडेंट स्टेटस, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है रेजिडेंट स्टेटस, वो करेंगे फिर हम, ठीक है। चलो।